कार्की भी हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट, और विनोद ने एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकाली है। वैसे तो मैं उनकी सारी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट बहुत क्लोजली पढ़ता हूँ, लेकिन ये बड़ी टाइमली है क्योंकि ये वैल्यूएशंस के बारे में बात करती है, और इस समय सारा फोकस आपका यही होना चाहिए नॉइज़ के बीच में कि साहब वैल्यूएशन कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं या नहीं। तो विनोद का ये मानना है कि नेक्स्ट 12-14 महीने के लिए वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल जोन में आ गए, यहाँ के रिटर्न एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक होंगी, अच्छी होंगी, पॉजिटिव। विनोद, अपने पॉइंट को आप ज़रा और डिटेल में बताएं, क्योंकि आप बहुत डीप डाइव करते हैं वैल्यूएशन के मामले में। यहाँ से अगर अच्छा पोर्टफोलियो बना जाए तो क्या मिड डबल डिजिट रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है? पहले तो धन्यवाद अजय, आपने इतने काइंड वर्ड्स यूज किए हैं। सो इफ यू सी, ये जो स्टॉक मार्केट होता है या शेयर्स होते हैं, उनमें दो मेजर चीजें होती है जो इम्पैक्ट करती है उनकी परफॉर्मेंस को। एक जो होता है ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, और दूसरा होता है जो डिस्काउंट रेट। तो जब अक्टूबर ऑफ 21 जब हमको पहला अंदेशा आने लगा कि ये क्वांटिटेटिव ईजिंग साइकिल से टर्न हो रहा है, पिवोट होकर टाइटनिंग में जा रहा है, तो इक्विटी वैल्यूएशंस जो एकदम जो लॉजिकली क्या हुआ कि वो कंट्रैक्शन शुरू हो गया। तो आपको याद होगा अक्टूबर 21 में हमारा वैल्यूएशन निफ्टी का जो फॉरवर्ड पी करीब 23 का था, 23 का पी था। वो अब करेक्ट होते होते वो करीब 19 के नीचे आ गया है। तो पहला बात यह है कि जो फंडामेंटली वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन, और स्पेशली जो हाई पी, मतलब जो 50 के पी 40 के पी के ऊपर वाले जो स्टॉक्स हैं, वहां आपने देखा होगा मैसिव अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स बोलो या जो भी है, मतलब जहां पर बहुत हाई पीई होता है और ग्रोथ रीजनेबल होती है, तो आई थिंक वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। लेकिन अभी इस साल जो हमको लग रहा है कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग साइकिल का मोर और लेस द लास्ट लेग चल रहा है ये, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन फेज जो चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, वो बंद हो जाएगा। पहली बात वो होगी। और उसके बाद क्या होगा कि जितना अर्निंग्स ग्रोथ आएगा उसके हिसाब से स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये जो मेजर फैक्टर जो हट जाएगा कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, एग्रेसिव टाइटनिंग साइकिल चल रहा था, वो जैसे ही क्लोज होने शुरू हो जाएगा तो आपका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब आप अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, यहां से जो हमको लगता है कि सिंगल मतलब डबल डिजिट रेंज में 14-15% काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम जो बेंचमार्क इंडेक्स है जैसे निफ्टी। तो ब्रॉडली ये होगा कि यहां से वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा और जितनी अर्निंग्स ग्रोथ आएगा उतना स्टॉक चलेगा। तो ये हमारा ब्रॉड थीसिस है कि वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा और अर्निंग्स ग्रोथ एक डबल डिजिट रेंज में आएगी, तो अपना स्टॉक मार्केट भी उस रेंज में आ जाएगा परफॉर्मेंस। ये देखिए, ये ग्राफिक बहुत बढ़िया है। 7वां पॉइंट, निफ्टी का वैल्यूएशन कैसे घटा है इस समय, ये बताता है। विनोद, अगर आप ये बताएं कि जो बड़े 10-12 सेक्टर्स आप ट्रैक करते हैं और थोड़े मिड सेक्टर्स भी पकड़ लें उसमें, यहाँ से अर्निंग्स सबसे ज़्यादा मजबूत किसकी नज़र आती हैं? अगर मैं उसको एडजस्ट कर लूँ, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पीक आउट हो गया, जो आपने पॉइंट्स बोले, वो सब एडजस्टेड फॉर दैट, अर्निंग्स आउटलुक सबसे ज़्यादा मजबूत कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अगर एक दो सेक्टर्स के बारे में बताएं। तो अभी आप देखिए अर्निंग्स क्या होता है, इट इज अ फॉल आउट ऑफ जो मैक्रो में डिमांड क्रिएट होगी। तो आप अभी देखिए जो लेटेस्ट जीडीपी नंबर आया उसमें क्या दिखा आपको कि जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्म, जो 4.4% आपकी जीडीपी आई, वहां से जो जो ज्यादा डिमांड आई वो आपकी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट 8% प्लस आया। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है 2% का था, तो वो काफी वीक है। अब इसमें लेकिन चक्कर ये है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो मैक्रो डेटा आता है, नेशनल अकाउंट्स में आता है, वो क्या होता है कि वो ओवरऑल आता है। उसमें डाइकोटॉमी दिख रही है हमको कि अभी आपके जो हाई एंड क्या होता है कंजम्पशन, जैसे आपके आप देखिए जो हाउसेस बिक रहे हैं वो डिकेडल हाई है, जो नंबर्स आ रहे हैं एक्सपर्ट से और जो ट्रैक करते हैं इस सेक्टर को, डिकेडल हाई पैन इंडिया, नॉट जस्ट एक सिटी या 2 सिटी। तो हाउसेस, देन यू ट्रैवल, टूरिज्म, रिटेल, क्यूएसआर, हाई एंड कार्स, वेरी क्लियर दिख रहा है कि, और जो इस तबके जो इस चीज मतलब इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं उनका इनकम आउटलुक आप देखिए, जो फॉर्मल सेक्टर का जो सैलरी इंक्रीज का जो एस्टिमेट है 9-10-11% के रेंज में है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंजम्पशन में डाइकोटॉमी है,
देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी विच हमारे हिसाब से वो फॉर्मल सेगमेंट करीब 12-13% होता है ऑफ द ओवरऑल वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी। जो फॉर्मल सेगमेंट में, मतलब फॉर्मल सेगमेंट इज डूइंग वेल, फॉर्मलाइजेशन हो रहा है, हम नंबर देखते रहते हैं फॉर्मलाइजेशन के, कि नंबर ऑफ पीपल गेटिंग इन द फॉर्मल जॉब। तो वहां पर आई थिंक ग्रोथ है, लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं उसमें, और उनकी लाइक टू लाइक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी वेजेस भी बढ़ रही है। तो वहां पर हमको लगता है कि ठीक है, लेकिन जो बड़ी बात यह है कि ओवरऑल कंजम्पशन फिर भी वीक है ना, 2% तो बहुत वीक हुआ। तो बट आप जो ग्रोथ देख रहे हैं वो आपको आ रहा है इन्वेस्टमेंट साइकिल से और क्रेडिट साइकिल से। तो लेटेस्ट जो फरवरी में नंबर आया वो भी 16-17% का क्रेडिट ग्रोथ है। और स्पेशली जो इंडस्ट्री साइड में 0 टू नेगेटिव हो गया था क्रेडिट ग्रोथ टू द इंडस्ट्री सेक्टर। रिटेल तो ठीक ही कर रहा था पहले भी। तो इसमें आप इसको जब डिसर्न करो तो आपको दिखेगा क्लियरली कि जो इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्री क्रेडिट एंड पॉकेट्स ऑफ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये 3 एस्पेक्ट्स में हमको ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड दिख रही है। तो हमको क्या करना है कि इन स्पेसेस में यू हैव टू पिक अप स्टॉक्स विच यू थिंक आर, जो आपको लगता है कि उनमें अपसाइड होने के चांसेस और हैं, गिवन की वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। ये ब्रॉड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है विनोद, आप वो सारे स्टॉक्स बता सकते हैं क्या, या एक दो स्टॉक बता सकते हैं? हाँ, तो स्टॉक्स जैसे मैंने कहा अभी, इन्वेस्टमेंट साइड मतलब क्या होता है, जो कैपिटल इंटेंसिव स्टॉक्स होते हैं, तो उसमें आपके कैपिटल गुड्स हो गए, जैसे L&T हो गया या BHEL हो गया, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं। और आपके कैपिटल गुड्स में जो ये कमर्शियल व्हीकल हो गया, जैसे अशोक लेलैंड हो गया, तो और इस तरह के फिर देन यूटिलिटी कंपनीज हो गई, NTPC हो गया, पावर ग्रिड, कोल, देन एनर्जी कंपनीज, ONGC, सो एनर्जी अभी द वे, अब जिस तरह से लास्ट ईयर एनर्जी में जो इम्पैक्ट हुआ था वो अब रिवर्स हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है कि आएगी। और तो इस तरह से सम मेटल कंपनीज और इस तरह जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है वो अच्छा कर रहे हैं। फिर उसमें अब जैसे मैंने कहा कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स, तो जो कॉर्पोरेट लेंडिंग साइड में जो बैंक्स है, कॉर्पोरेट लेंडिंग आप देखिए, अभी जो लेटेस्ट स्टडी आ रही है कि FY24 में NPA का बॉटम होगा, डेकेडल बॉटम। तो और बॉटम NPA साइड में बॉटम है और ग्रोथ पिकअप हो रही है एक डेकेड के बाद। तो मुझे लगता है वो कंटिन्यूअस चलते रहेगी, बिकॉज ये साइकिल आपने देखा होगा, अगर हिस्ट्री आपने देखा है तो ये साइकिल जब शुरू होती है तो एक आध साल में फिजल आउट नहीं होती, ये एक मल्टी ईयर चलती है बेसिकली, अपसाइड या डाउनसाइड बोथ। तो कॉर्पोरेट बैंक्स हो गए, स्टेट बैंक है जैसे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और फिर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में आपको कुछ QSR या कोई रिटेल कंपनी, इस तरह की जो देयर आर स्टॉक्स जो हमने नाम लिए हैं हमारे रिपोर्ट में, आप देख सकते हैं। तो ब्रॉडली ये जो 3 सेगमेंट हैं लिंक टू डोमेस्टिक इकोनॉमी, वहां पर हमको दिख रहा है कि मैक्रो और माइक्रो, तो इन कंपनी की डिमांड, जो उनकी नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स में आते हैं, वो भी अच्छा है। और मैक्रो उसको करोबरेट कर रहा है कि मैक्रो में भी यहाँ से ही आ रही है डिमांड। तो ये जो सेगमेंट्स है, मुझे लगता है कि दे विल डू वेल। राइट, मॉर्निंग विनोद, बिल्कुल। तो ऐसे में अब कौन से बड़े थीम्स, क्योंकि अगर बाजार में कुछ समय रेंज बाउंड रहना है, और आप कई सारे स्पेसेस की इनफैक्ट डिटेल में हमसे बात भी कर रहे हैं, मेटल्स की भी आपने बात की, कंजम्पशन स्पेस की भी आपने बात की, ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स कितने स्ट्रॉन्ग पूरे आई मीन कितने वीक पूरे साल रह सकते हैं, और कितने समय तक ये पेन रह सकती है? क्या एंड ऑफ द ईयर में आप देख सकते हैं कोई रिस्पाइट? क्योंकि बार बार बात अब इस तरह की हो रही है कि शायद टर्मिनल रेट 4.75 हो, और बाय द एंड ऑफ द ईयर फेड शायद रेट पॉज, क्या रेट घटाना भी शुरू कर दे। क्या ऐसी अजम्पशन लगाना, बाजार पर एनालिसिस करना इस वक्त क्या वाइज डिसीजन होगा, या फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज दिस राइट नाउ? हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक साइकिल है, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट साइकिल, क्रेडिट साइकिल, रियल एस्टेट साइकिल, ये आफ्टर अ डिकेड पिकअप कर रहे हैं, लेकिन इनके अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग ऐसी हो रही कि ग्लोबल साइकिल से वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जैसे US में आपने देखा होगा, रियल एस्टेट साइकिल पिक आउट हो गया, मतलब वो शुरू हुआ था 5-6 साल पहले, जबकि हमारा रियल एस्टेट साइकिल जस्ट शुरू हो रहा है ना। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी जैसे ग्रोथ पीक आउट हो रही है, तो थोड़ा सा इंटरफेरेंस आएगा, सिग्नल फ्रॉम ग्लोबल साइकिल, जो मुझे लग रहा है हो रहा है कि जैसे US में बैंक्स फेल हो रहे हैं, तो हमारे, बिकॉज वो जो मार्केट कंटेजियन जिसको कहते हैं कि स्टॉक प्राइसेस कोरिलेट होते हैं, फंडामेंटल्स कोरिलेट हो या ना हो,
बट स्टॉक प्राइसेस इन इंटीग्रेटेड वर्ल्ड कोरिलेट होते ही हैं। तो अब यूएस में अगर बैंक्स फेल होंगे तो हमारे बैंक्स को इम्पैक्ट इन द सेंस स्टॉक प्राइसेस को इम्पैक्ट हो रहा है। अब वो फंडामेंटली आपको चेक करना है कि कुछ इम्पैक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है और ग्रोथ ठीक है, एनपीए साइकिल डेकेडल लो पे है, तो वन शुड गो फॉर इट, विच वी फील शुड बी द केस राइट नाउ, कि हमको ये स्पेस में देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर से ग्लोबल प्रेशर से स्टॉक की वैल्यूएशन कम हो रही है, हमारे फंडामेंटल्स की वजह से कुछ नहीं हो रहा है ना। तो जब तक ये फंडामेंटल कंटेजियन की कोई रिस्क नहीं दिखती है, स्टॉक मार्केट कंटेजियन है, तो आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो ग्लोबल एक्सपोर्ट स्टॉक्स में चैलेंज रहेगा ही रहेगा आगे को भी इस साल, बट डोमेस्टिक साइकिल से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो मुझे लगता है जैसे ही ये थोड़ा सा जो बहुत हलचल मची है बीच में, एक दो बैंक्स जो फेल हुए हैं, वो थोड़ा सा जैसे वो शांत होगा, तो लोगों को डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा कि इंडियन बैंक्स में क्या प्रॉब्लम है, या कोई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, अगर यूएस में थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है वहां पर। तो वो जैसे थोड़ा सा वहां वॉलिटिलिटी कम होगी ना, मुझे लगता है ये जो प्रेशर में आ गए हैं जो इंडियन कंपनीज, ये बाउंस बैक करेंगे मुझे लगता है। राइट विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए।